Hello students, this is Swati Sharma and I welcome you all to my YouTube channel Scientification. Today we are going to discuss class 10 science complete syllabus of 2026 to 2027 session. Okay, so let's start. First, these are the chapters which you have to cover in your class 10 science. First one is chemical reaction and equation, then acid bases on salts, then metals and non-metals, carbon and its compounds, life process, control and coordination in animal and plants, reproduction, heredity, natural phenomena, effect of current, magnetic effect of current, and our environment. So these are the chapters which you have to cover in your class 10. So start करते हैं line by line. First is your chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. In this chapter, you have to study about the chemical reactions. कि chemical reaction होती क्या है. Then आप पढ़ेंगे इसकी characteristics भी कि किस तरीके से chemical reaction proceed होती है ना. And मतलब अगर कोई reaction हो रही है तो आपको पता कैसे चलेगा by physical appearance की reaction हो रही है. जैसे कि अगर उसमें से evolution of gas हो रही हो, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा हो, उसकी स्टेट चेंज हो रही हो, कलर चेंज हो रहा हो, या उसमें पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही हो, यानी प्रेसिपिटेट बन रहा हो. तो ये सारी ही कंडीशंस आपको फुलफिल कराती हैं किस चीज के लिए कि आपकी जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है. ठीक है. फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करना है. अच्छा, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें हर साल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना. इसको बहुत अच्छे से आपको करना होगा. ठीक है. इसमें आप बैलेंसिंग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो आपने कर दिया उसमें रिएक्टेंट साइड में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है क्या प्रोडक्ट साइड में भी उतने हैं, नहीं है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा. दोनों साइड इक्वल अमाउंट होना चाहिए, है ना. फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि किस किस तरीके की होती है, जैसे कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जब आप, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़नी होगी. तो यहाँ एक और टॉपिक डाल लीजिएगा. मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, है ना. ACTIVITY, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज. ये और आपको कवर करनी होगी, है ना. तो रिएक्टिविटी सीरीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने अपने जो हमने क्लास 10 का चैप्टर अभी इस चैनल पे कवर किया है, हम उसमें ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं. तो आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड इवन इस चैप्टर में कुछ भी डाउट हो तो आप उसको कवर कर सकते हैं. इवन हाँ, मैं ये और बताना चाहूँगा कि मैं अपने इस चैनल पे केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस पहले कंप्लीट कवर करूँगी. जैसे 9th 10th 11th एंड 12th. 11th 12th बेसिकली केमिस्ट्री रहेगी. 9th 10th मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों ही मैं कंप्लीट करूँ. लेकिन सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कवर करूँगी एंड देन उसके बाद से हम रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे. ठीक है, अपने इस चैनल पे. देन डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेट, है ना, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ये जो है ये आपके चैप्टर्स हैं और ये आपके टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में आपको कवर करने हैं. ओके, इसके बाद आपके लिए ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअल में ये पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है. इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको कवर करने होंगे. हालांकि इससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपके समेटिव असेसमेंट में. आपका जो फाइनल होगा उसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. बट आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसकी जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए आपको ये कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा कवर करने होंगे. जैसे पीरियोडिक टेबल आप पहले से जानते होंगे कि पहले 10th क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नाम का भी चैप्टर था. ठीक है, लेकिन अब वो डिडक्ट कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट का थोड़ा स्ट्रेस कम किया जा सके. लेकिन अभी भी आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, नॉट फॉर योर एग्जाम्स बट फॉर योर क्लैरिफिकेशन ओनली, है ना. तो फर्स्ट इज द डोबेर्नर ट्रेड्स, न्यूमैन लॉज ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, है ना. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको एडिशनली कवर करने हैं फॉर योर बेसिक्स ओनली, है ना. इससे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. ठीक, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर एसिड बेस एंड सॉल्ट. यहाँ हम एसिड बेस एंड सॉल्ट देखेंगे, दैट इज डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले हम इसमें, है ना. H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन के बारे में देखेंगे कि कौन से कंपाउंड्स है जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, कौन से हैं जो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं. ये कंपाउंड्स आपको पढ़ने होंगे इसमें. ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर आप इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, यहाँ आप नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी पढ़ेंगे, यहाँ आप ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी पढ़ेंगे.
है ना, यानी ऐसे इंडिकेटर्स जो बाय स्मेल आपको बता देंगे कि वेदर योर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, है ना। और इसके अलावा फिर हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, है ना, कि अगर आपका सब्सटेंस एसिड है और बेसिक है और आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है इजीली, देन इसके बाद से हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कि ये एक एसिड या एक बेस शो करता है ना। तो इसके एग्जांपल्स पढ़ने होंगे आपको। देन यूजेस द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हाट, व्हेन एसिड कंबाइन विद बेस, same like if strong acid combined with strong base, it gives salt and water, है ना, and water, that is a neutralization reaction। यही आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देन बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, है ना। पीएच स्केल क्या होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो आप पीएच स्केल पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि 0 से लेकर 14 तक है। इसमें 0 to 6.5 के अराउंड तक आपका एसिड रहता है। देन 7 इज योर न्यूट्रल एंड आफ्टर 7 इज योर बेस, है ना। तो इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसके लॉगरिथम यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप नॉर्मल कर सकते हैं इसको, क्योंकि पहले आता था, पहले लॉगरिथमिक बेस में भी न्यूमेरिकल्स आते थे, बट अब नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, है ना, क्या फायदा है पीएच का। प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इन 5 टॉपिक में से तो हर साल एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, मिनिमम एक बनता है ना। बाकी 2-3 भी बन सकते हैं, मिनिमम एक तो बनता ही बनता है इस टॉपिक से, है ना, ये पूरा जो टॉपिक है। ओके इसके अलावा यहाँ आप एसिड में पढ़ेंगे नेचुरल एसिड्स कौन कौन से होते हैं, आप मिनरल एसिड्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ओके सो नाउ अब नेक्स्ट चैप्टर इज योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप ऑलरेडी अपनी क्लास 8th में पढ़ के आ चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो उसी की कुछ प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि लक्स्ट्रस होता है ना, सोनरस होता है, शाइनी सरफेस होती है। तो ये इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पढ़नी होंगी, है ना। देन इसके बाद आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आपकी फिजिकल भी कंप्लीट होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट करनी होगी आपको, एंड देन आपको केमिकल प्रॉपर्टी भी करनी होगी, ठीक है। और इसमें जो एक्सेप्शनल्स हैं वो कवर करने होंगे। एक्सेप्शनल्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो आते हैं एक्सेप्शनल्स, है ना। जो भी एक्सेप्शंस होते हैं ना, जो एक्सेप्शंस होते हैं उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर रिएक्टिविटी सीरीज आप ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली रिएक्टिविटी सीरीज को लेके। देन फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स को बनाया जाता है। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, यहाँ आप पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के बिहाफ पे आप किस तरीके से एक मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं, आप किस तरीके से उसके ओर से प्योर मेटल को निकाल सकते हैं, इसकी कुछ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। जहाँ पर आप एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद आप एक नॉर्मल पढ़ने वाले हैं जिसमें आप पढ़ेंगे कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस, है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको इसमें कवर करने, है ना। देन कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है। तो कोरोजन जो है वो ऑलरेडी अभी आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं, कोरोजन एंड डेंसिटी, है ना। तो ये वहीं कवर हो जाएगा आपका, ठीक। देन बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक का चैप्टर है ना। अब आगे जाके आपकी केमिस्ट्री 2 पार्ट में बंटने वाली है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो आपको 11th क्लास में जब अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ पर ऑर्गेनिक पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि यहीं आप पढ़ चुके होंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, यहाँ आप पढ़ चुके होंगे आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, है ना। एक्चुअल में कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ना। तो यहाँ आप पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, फिर आप पढ़ेंगे कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, फिर आप पढ़ेंगे वाई कार्बन फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड, है ना, ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आप। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स, versatile नेचर ऑफ द कार्बन, कार्बन इतने सारे बॉन्ड क्यों बनाता है ये आप पढ़ेंगे इसमें। फिर हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड होमोलोगस के लिए, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्डेड, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। देन नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, है ना। एंड कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे हेलोजन ग्रुप, अल्कोहल, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड, है ना। ये कुछ ग्रुप्स हैं। अच्छा, ये ग्रुप्स के से रिलेटेड 12th क्लास में सीधे से चैप्टर मिलेगा, है ना। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, है ना। तो 3 चैप्टर तो इन्हीं नाम से मिलने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ऑर्गेनिक अगर आपको अच्छी करनी है 11th-12th के लिए, इफ यू आर टेकिंग केमिस्ट्री, है ना, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिएगा,
है ना। देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड जैसे कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। फिर इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, ये आपको पता है दोनों कंबाइन होते हैं तो एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो इनकी केमिकल रिएक्शन हमें पढ़नी है, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ेंगे हम इसकी, फिर सोप पढ़ेंगे, डिटर्जेंट पढ़ेंगे, है ना, वर्किंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर लाइफ प्रोसेस चैप्टर। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले लिविंग बींग्स होते क्या है, लिविंग बींग्स एक्चुअल में आप किसे कह सकते हैं कि लिविंग बींग है। फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की बेसिक कंसेप्ट करने वाले, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे क्या होता है रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स एंड एनिमल यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस तरीके से प्लांट्स में और एनिमल्स में निकलता है। ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में किस तरीके से सब्सटेंसेस जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, है ना। ट्रॉपिक मूवमेंट इन द प्लांट्स, है ना, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स, ये सारे टॉपिक्स आप कवर करने वाले हैं। इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, पहले आप प्लांट्स में पढ़ने वाले हैं, देन एनिमल में पढ़ेंगे जिसमें नर्वस सिस्टम हुआ, है ना, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इसमें है एनिमल हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स, और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये आपको ये टॉपिक्स में कवर करना है। देन हेल्थ से रिलेटेड कि क्या नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, है ना, एंड सेफ सेक्स वर्सेस द HIV एंड एड्स एंड चाइल्ड बियरिंग एंड द वुमेन्स हेल्थ, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको इसमें कवर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, हेरिडिटी टॉपिक पढ़ेंगे आप। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपका चैप्टर हुआ करता था पहले, बट इवोल्यूशन अब आपके चैप्टर से सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अब आपको सिर्फ हेरिडिटी कवर करनी है। इस हेरिडिटी में आप मेंडल्स की कॉन्ट्रीब्यूशन को कवर करेंगे, जो उसने जो थियरीज दी थी हेरिडिटी के ऊपर, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है ना, वो पढ़ेंगे आप। एंड देन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दैट। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको लाइफ प्रोसेस में कवर करने हैं, काफी बड़ा चैप्टर है ये, है ना। देन इसके बाद आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल एंड प्लांट। अभी हम देख के आए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल हार्मोन्स, है ना। देन आते हैं अच्छा, हमने जो लाइफ प्रोसेस था, लाइफ प्रोसेस में ये सारा पार्ट कवर कर लिया एक्चुअल में, वो जो हमने फर्स्ट पे लाइफ प्रोसेस वाला पढ़ा उसी में ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। तो एक बार यहाँ पर हम सेपरेटली देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है इसमें आपको रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, है ना, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। तो ये टॉपिक्स है जो आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में कवर करने हैं। ओके, देन हेरिडिटी। अच्छा, हेरिडिटी चैप्टर मैंने बताया अभी जैसे कि ये दो पार्ट से मिलके बना हुआ था, है ना, बट इवोल्यूशन पार्ट कट कर दिया गया है, तो अब आपका चैप्टर बहुत छोटा सा रह गया। जैसे हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यही रह गया, ठीक है। अगेन कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए पढ़ना है और आपको पढ़ना है अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, है ना। इसके अलावा अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल में इससे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, जैसे चैप्टर एवोल्यूशन या चैप्टर एवोल्यूशन, है ना, एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन में एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, है ना, कौन से एक्वायर्ड होते हैं, कौन से हमें इनहेरिटेंस मिलते हैं, मतलब कौन से हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हुए हैं और कौन सी जो चीजें हैं वो हमें हमारे नेचर से मिले हैं, वो, है ना। फिर स्पेसेशन, इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशन रिलेशनशिप, फॉसिल्स, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ये जो टॉपिक्स है यहाँ से, ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है फॉर ओनली फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। इससे फाइनल में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कोई आंसर नहीं आने वाला है इसमें, इससे फाइनल में कोई आंसर नहीं आने वाला है, ओके, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले सर, ठीक है। देन नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना टॉपिक देखें तो ये तो काफी बड़ा चैप्टर, इसमें रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा, इसमें रिफ्रैक्शन भी आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ कर्व्ड सरफेस, है ना, एक कर्व्ड सरफेस से किस तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। यहाँ इमेज फॉर्मेशन फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसके बाद कॉनकेव मिरर, यहाँ आ जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, है ना। ये दोनों मिरर्स यहाँ पर आ जाएंगे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर्स एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड,
है ना, here derivation is not required for that। तो मैग्निफिकेशन एंड डिफ्रेक्शन, ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको इसमें कवर करना है। इसके बाद अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, एंड देन उसके बाद से हमें पढ़ना होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। इसके बाद हम कवर करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, है ना, एंड देन उसके बाद से इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला। अगेन डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, है ना। तो देखिए आप मिरर और लेंस दो चीज पढ़ने वाले हैं। मिरर के लिए आप मिरर का फॉर्मूला पढ़ेंगे, सबसे पहले मिरर के लॉस पढ़ेंगे, देन आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर से उसकी फॉर्मेशन पढ़नी है, इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है, ठीक है। एंड देन यू हैव टू लर्न फॉर्मूला ऑल्सो, है ना, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/u, है ना। तो ये पढ़ना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ना है, m इक्वल टू माइनस v अपॉन u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो यही तो फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला इसमें कवर करना है, एंड सेम चीज इसमें भी कवर करनी है आपको, दैट इज रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी यही काम करना है आपको। इसमें भी वही है, फॉर्मूला भी सेम है, बस साइन थोड़े चेंज हो जाएंगे, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहने वाला है इसमें, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पावर ऑफ लेंसेज, है ना। जो आप लेंस लगाते हैं उसकी पावर कैसी होती है और किस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप फंक्शंस पढ़ेंगे लेंस की, कि आपकी आंखों में जो लेंस लगी हुई है उसका क्या काम है, डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं हम विजन के, कि हमारी आंखों से जो आंखों में जो डिफेक्ट्स होते हैं हमारे आंखों के वजह से, वो किस तरीके कहाँ से कैसे होते हैं, एंड देन आपको कैसे करेक्ट करना है उसको। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, है ना। देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, है ना, प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्ट कैसे हो सकती है, रिफ्रैक्ट कैसे हो सकती है लाइट, एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। इसके बाद से एप्लीकेशन इन द डेली लाइफ एक्सक्लूडिंग द कलर ऑफ द सन एट राइज एंड सनसेट। अच्छा, सनराइज और सनसेट के टाइम पे कौन सा कलर होता है, पहले एक से भी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब उसको एक्सक्लूड करा दिया गया है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके सिलेबस से जा चुका है। पहले बोलते थे कि वाई सन अपीयर रेड ड्यूरिंग द सनशाइन, सनराइज एंड सनसेट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब वो क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए, ठीक है। तो ये टॉपिक से जो नेचुरल फिनोमेना में आपको कवर करने हैं। देन इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का क्या क्या इफेक्ट रहता है, तो इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ओम्स लॉ, यहाँ ओम्स लॉ आ जाएगा, V इक्वल्स टू IR, रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टिविटी आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के वो है। यहाँ रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A हो जाएगा, और ये जो रो है यही क्या है आपकी रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ से आप बाकी चीजों को यहाँ लेके चले जाएंगे तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी आपकी, है ना। तो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिपेंड, फैक्टर क्या क्या है, एक तो लेंथ है और एक एरिया है, तो लेंथ एंड एरिया आर द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस इज डिपेंड, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे आप रेजिस्टेंस का, फिर पैरेलल भी पढ़ेंगे, एंड इसका फॉर्मूला भी होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर सीरीज, और 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 and so on for parallel connection। फिर इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि आप सीरीज कनेक्शन को कहाँ यूज करते हैं, पैरेलल को कहाँ यूज करते हैं। देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कैसे आता है, मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट हो सकता है। जैसे आपके घर में जो आप आयरन को यूज करते हो, प्रेस को यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। हीटर, है ना, हीटर भी तो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट देता है। तो ये इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। देन इट्स एप्लीकेशन अभी हमने पढ़ी, डेली यूज में क्या क्या, डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, फिर रिलेशन बताइए, मतलब इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होंगे वो आपको पढ़ना है, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। देन आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या होती है, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल और द सोलिनॉइड, है ना, सोलिनॉइड पढ़ने वाले हैं। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, है ना, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इस तरीके से जो होता है ना। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। फिर डायरेक्ट करंट क्या होता है, फिर ऑल्टरनेट करंट क्या होता है, डीसी और एसी करंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट, एडवांटेजेस ऑफ द एसी ओवर द डीसी, है ना, कि एसी करंट ज्यादा अच्छा क्यों है एज कम्पेयर टू डीसी, वो बताना है। देन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। तो ये टॉपिक्स है जो कि आपको इस चैप्टर में कवर करने। अगेन इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो कि आपको सिर्फ पढ़ना है, ये आपके समेटिव असेसमेंट में नहीं आने वाले हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करना है ओनली फॉर योर FA, है ना।
आपके फाइनल्स के लिए आपको इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आर एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज आर एनवायरमेंट, ठीक है। सो इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, है ना, कि ओजोन किस तरीके से खराब हो रही है ओजोन की लेयर, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सोल्यूशन, है ना, किस तरीके से वेस्ट बन रहा है और हम उसको किस तरीके से वेस्ट को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, है ना। so, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है। फिर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इसके बारे में पढ़ना है एनवायरमेंट चैप्टर, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स थे जो हमने कवर किए फॉर क्लास 10, है ना। ये बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस है जो आज हमने देखा है, और इसी के भी हाफ पे आपके सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इसके बाद जब भी आप कोई चैप्टर उठाएं, कोई भी चैप्टर लें, तो वो चैप्टर को कवर करिए थॉरोली, देन उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाइए, एंड देन उसके बाद से प्रीवियस ईयर पेपर उठा के, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर आपके सीनियर्स से आपको मिल जाएगा, तो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर लेके, और उसमें ना जो जो मतलब जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ा, एंड जब आपने उस चैप्टर को कवर कर लिया, देन उसके बाद से आप उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाइए सबसे पहले, एंड जैसे ही आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करेंगे, देन उसके बाद आप उठाइए सैम्पल पेपर उठा के आप मार्क कीजिए। जब आप वो चैप्टर पढ़ चुके होंगे, तो आपको आइडिया आराम से लग जाएगा कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का, है ना, कि मतलब कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर का क्वेश्चन कौन करता है, तो आप खुद ही मार्क कर लोगे। जैसे ही आप मार्क कर लोगे, देन उसके बाद से आपको एक टाइम लिमिट डिसाइड करनी है कि विद इन 4 days आई हैव टू कंप्लीट दीज क्वेश्चन, है ना। मेरे को ये सारे क्वेश्चन 4 दिन में या 3 दिन में खत्म करने हैं इस सैम्पल पेपर के, है ना। अब क्या इससे क्या होगा, आपने एक चैप्टर को पढ़ा, देन आपने उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाए, है ना, और मार्क करके पढ़ना चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एमसीक्यू ऐसे उठ के आते हैं एक एक लाइन से, और फिर वहां जाके देखते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने एनसीईआरटी उठा के ही नहीं देखी, है ना। हम सिर्फ और सिर्फ लगे रहते हैं फालतू के नोट्स बनाने में और बहुत सारी चीजें। मैं मना नहीं करती हूँ, नोट्स बनाइए, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बट या आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, एंड पढ़िए लाइन बाय लाइन। और उसमें से जब आप एक बार आपने एनसीईआरटी की वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, एंड देन अगेन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा अरे ये इंपॉर्टेंट था, एंड देन यू हैव टू मार्क, है ना, तब आप उसको मार्क करो। अब जब आपने उसको मार्क करके रख लिया, देन उसके बाद जब आप पढ़ोगे ना उस बुक को दोबारा, तो आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ उस मार्क पे जाने वाली है ना। तो उस मार्क पे जब आपकी नजर जाएगी, तो आपको वो चीजें धीरे धीरे याद हो जाएगी, समझ रहे हो। एंड देन उसके बाद से फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाओ अपने, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाने के बाद, है ना, उठाओ सैम्पल पेपर। और मैं कहती हूँ 50 to 60% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप ऐसे ही कर लोगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर एनसीईआरटी, है ना। एंड देन उसके बाद से फिर आपको थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत होगी, सॉल्व करने के लिए। एंड देन उसके बाद से एक आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर आप कर पाओगे आसानी से। अब इससे फायदा क्या होगा, आपने एक चैप्टर पढ़ा, देन आपने उसको सैम्पल पेपर से भी कवर कर लिया, यानी 360 डिग्री पूरा आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया। अब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे। इसी तरीके से जब आप फाइनल्स के लिए करोगे, तो आपको पता होगा कि आपने ऑलरेडी सब चीजें कवर कर ली है, तो जब आप उसको अगेन रिवाइज करने बैठोगे लास्ट टाइम पे, तो वो मेमोराइज हो जाएगी, वो सारी चीजें आपकी मेमोरी में आराम से आ जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से ये एक बेस्ट तरीका है जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने क्लास 10th में, है ना। इसके अलावा मैं इस चैनल पे एनसीईआरटी ही लाइन बाय लाइन कवर कराऊंगी। मैं ये जो स्लाइड्स में भी करा रही, तो इससे भी इसमें क्या करती हूँ, मैं एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट कटिंग होती है, जो भी इंपॉर्टेंट जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी ऐसी लाइन है जो कि मुझे लगता है नहीं ये बच्चों को करानी बहुत जरूरी है, मैं या तो उसको मैं खुद टाइप कर देती हूँ उस पर, और नहीं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट लेके या जिस भी तरीके से यहीं पेस्ट कर दूँ उसको, और यहीं पेस्ट करके पढ़ाती हूँ, है ना। जैसे कि आप केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने यही किया। मैंने क्या किया, एनसीईआरटी की पूरी कटिंग से उठा उठा के डाल दी, एंड देन मैंने उसको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, सो डैट एक सिंगल इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिस ना हो जाए। तो मैं आपको ये चीज की प्रॉमिस दे सकती हूँ कि अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आप ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर होगी यहाँ पर, एंड जो एक्टिविटीज है एनसीईआरटी में गिवन है आपके, वो यहाँ पर मैं कवर करा दूंगी आप लोगों को, है ना। उसके अलावा आपको फिर क्वेश्चंस लगाने होंगे, है ना। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ क्वेश्चंस भी करा पाऊँ, है ना। तो क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, एंड उसके अलावा सारी चीजें आपको इस चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस, है ना। अगर आपको ये पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, एंड बने रहिएगा चैनल पे। बाय बाय एंड टेक केयर।